पिछले 3 एपिसोड तक अभी हमने देखा था कि फ्यूरी अपनी वाइफ से मिलता है और उधर ग्राविक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और मारिया हिल को भी मार देता है और इसके बाद अब वो बन चुका है सुपर स्क्रल। लास्ट में हम ये देखते हैं कि गाया की चोरी ग्राविक पकड़ लेता है और उसे गोली मार देता है। अभी से एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी जगह से होती है जहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था और एपिसोड 3 के एंडिंग के अंदर हमने देखा था कि जब गाया स्क्रल बेस से भाग रही होती है तभी ग्राविक उसके सामने आकर उसे गोली मार देता है जिससे कि गाया की मौत हो जाती है। लेकिन इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि कुछ टाइम पहले ही गाया ने भी अपने ऊपर सुपर स्क्रल का एक्सपेरिमेंट कर लिया था और इसीलिए गाया भी अब सुपर स्क्रल बन चुकी थी, जिसका मतलब ये था कि आम बुलेट से गाया की मौत नहीं हो सकती और इसी वजह से गाया की बॉडी के अंदर से वो बुलेट निकल जाती है और वो फिर से एक बार नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, यानी कि गाया बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर कहानी स्टार्ट होती है साल 2012 से। साल 2012 पेरिस सिटी या वही टाइम होता है जिस टाइम पर द एवेंजर्स के इवेंट हुए थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ के साथ पेरिस के एक कैफे में बैठा है और यहाँ पर फ्यूरी की वाइफ एवेंजर्स के बारे में बात कर रही होती है और वो पूछ रही होती है कि क्या एवेंजर्स को एक साथ लाने और दुनिया को बचाने में उसी का हाथ है और इन्हीं सारी बातों को लेकर ये दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी की वाइफ रोडी के साथ बैठी होती है और इसी मीटिंग के अंदर कर्नल जेम्स रोड यानी कि रोडी निक फ्यूरी की वाइफ से कहता है कि निक फ्यूरी अब हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है और इसीलिए अब तुम्हें फ्यूरी को मारना होगा, लेकिन हाँ मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुम फ्यूरी को नहीं मार पाए तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तुम्हें फ्यूरी को मारना होगा। लेकिन यहीं पर हमें ये पता लगता है कि रोडी और निक फ्यूरी की वाइफ की सारी बातें निक फ्यूरी कहीं दूर बैठकर सुन रहा होता है और वो इसलिए क्योंकि निक फ्यूरी ने अपनी वाइफ के फोन के अंदर एक माइक्रोफोन लगा दिया होता है, जिस वजह से निक फ्यूरी की वाइफ रोडी के साथ जो भी बातचीत कर रही होती है वो सारी बातें फ्यूरी सुन रहा होता है और इसीलिए निक फ्यूरी को ये पता लग जाता है कि उसकी वाइफ उसे जान से मारना चाहती है। इसके अगले सीन के अंदर हम ग्राविक को देखते हैं जो कि अपनी टीम के कई सारे स्क्रल के साथ मिलकर एक बड़े मिशन की प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ पर ग्राविक का एक साथी ग्राविक से पूछता है कि आखिरकार गाया कहाँ है, क्योंकि उसने काफी टाइम से उसे देखा ही नहीं है। इस सवाल का जवाब देते हुए ग्राविक उसे बताता है कि गाया हमारे बीच एक गद्दार थी और वह हमारी सारी खबर दूसरी टीम को देती थी, यानी कि निक फ्यूरी और टेलॉस को, और इसीलिए मैंने उसे जान से मार दिया है। इसके बाद ही हमें यह भी पता लगता है कि ग्राविक अपनी टीम के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करना चाहता है और वो अपने साथियों से ये भी कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर किया गया हमला कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि उसे देखकर ऐसा लगे कि ये पूरा अटैक यूएस के ऊपर रशिया ने किया है, ताकि अमेरिका और रशिया के बीच फाइट स्टार्ट हो जाए और फिर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाए, जिसके बाद हम अपने मिशन को अंजाम दे सके। इसके अगले दिन के अंदर हम सभी गाया और उसके फादर टेलॉस को देखते हैं जो कि दोनों एक ही चेयर के ऊपर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर गाया अपने फादर टेलॉस से पूछती है कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं, उनका प्लान क्या है, जिस पर गाया के फादर टेलॉस गाया को बताते हैं कि अभी उन्हें सबसे पहले ग्राविक को रोकना है और इसीलिए वह यानी टेलॉस, गाया और निक फ्यूरी तीनों मिलकर ग्राविक के मिशन को फेल करेंगे और उसे अर्थ के अंदर तबाही मचाने से रोकेंगे। फिर उसके बाद हम सभी यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और उन्हें ग्राविक के बारे में सब कुछ सच बता देंगे। फिर वो सभी यूएस के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया है, इसलिए अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस दुनिया में रहने वाले सारे स्क्रल के लिए घर का इंतजाम करें और उन सारे स्क्रल को एक बेहतर जिंदगी दें। और मुझे उम्मीद है कि यूएस के प्रेसिडेंट हमारी इस काम में जरूर मदद करेंगे। लेकिन अपने फादर टेलॉस की सारी बातें सुनकर गाया थोड़ा नाराज हो जाती है और वो इसलिए क्योंकि गाया को इन सारी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो अपने फादर टेलॉस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यूएस के प्रेसिडेंट हमारे लिए इतना कुछ करेंगे। इसके अगले सीन के अंदर हम सभी फ्यूरी के घर को देखते हैं जहाँ पर फ्यूरी की वाइफ घर के अंदर आती है, लेकिन घर के अंदर आते ही वो देखती है कि उसका हस्बैंड यानी कि निक फ्यूरी उसके सामने बैठा हुआ है। अपनी वाइफ को देखते ही निक फ्यूरी उससे बैठने के लिए कहता है और जब उसकी वाइफ बैठ जाती है तब फ्यूरी अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो और अभी तुम मेरी जान लेने आई हो, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। इसी के आगे निक फ्यूरी अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तुम हो। मेरे दिल ने और मेरे दिमाग ने हमेशा मुझसे यही कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर मैंने ना ही अपने दिल की सुनी और ना ही अपने दिमाग की। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरी जान लेना चाहती हो। फ्यूरी की इन सारी बातों को सुनने के बाद उसकी वाइफ निक फ्यूरी को बताती है कि तुम जानते हो कि मैं एक स्क्रल हूँ, लेकिन आज से बहुत साल पहले मेरी एक ह्यूमन दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था डॉक्टर प्रिस्ला और मैंने ये जो रूप लिया है ये रूप डॉक्टर प्रिस्ला का ही है। लेकिन जो मेरी ये दोस्त थी उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उसके लास्ट टाइम पर मैं उससे मिला करती थी। और तुम जानते हो फ्यूरी, उसी टाइम पर डॉक्टर प्रिस्ला ने मुझे सारी सच्चाई बताई थी और सच्चाई बताने के बाद उसने मुझसे 3 वादे किए थे। डॉक्टर प्रिस्ला तुमसे बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा किया था कि उनके मरने के बाद मैं उनकी जगह ले लूं और उनकी फॉर्म में आ जाऊं और तुम्हें ये कभी ना बताऊं कि असली डॉक्टर प्रिस्ला मर चुकी है। दूसरा वादा मैंने उनसे ये किया था कि ये सच्चाई को मैं उनके पेरेंट्स को कभी नहीं बताऊंगी और तीसरा वादा उन्होंने मुझसे ये लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए निक फ्यूरी को कभी हर्ट मत करना और इसीलिए उनका वादा पूरा करते हुए मैं तुम्हारी वाइफ बन गई। लेकिन इसके बाद ही फ्यूरी और उसकी वाइफ दोनों ही एक दूसरे पर गोली तान देते हैं और एक साथ ही दोनों गोली चलाते हैं, बट हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर गोली ना मारकर एक दूसरे के अगल बगल गोली मारते हैं और फिर ये देखते हुए दोनों ही वो समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की
जान नहीं ले सकते, और वो इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और उन दोनों का एक बार फिर से मामला सेट हो जाता है। इसके अगले सीन के अंदर हम सभी एक फीमेल स्क्रल को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर शावर ले रही होती है, बट जैसे ही वो बाहर निकलती है वैसे ही वो रोडी का रूप ले लेती है। और फिर यहीं से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो शख्स कर्नल जेम्स रोड्स की जगह पर बैठा हुआ है वो असली रोडी नहीं बल्कि एक स्क्रल है। और ये पहले से ही कंफर्म था क्योंकि असली रोडी फ्यूरी का दोस्त था और वो कभी फ्यूरी के खिलाफ नहीं जा सकता। इसके बाद ही रोडी तैयार होकर बाहर आता है, रोडी यानी कि स्क्रल वाला रोडी। और जैसे ही रोडी बाहर आता है वैसे ही वो ये देखता है कि बाहर उसके रूम के अंदर निक फ्यूरी बैठा हुआ है। फ्यूरी रोडी से कहता है कि उसे अपनी जॉब वापस चाहिए, बट रोडी फ्यूरी को मारिया हिल वाला सीन दिखाता है जहाँ पर वीडियो के अंदर हम सभी देखते हैं कि ग्राविक ने फ्यूरी का फॉर्म लेकर मारिया हिल को गोली मार दी थी। और यही दिखाते हुए रोडी फ्यूरी से कहता है कि इस वीडियो के अंदर ये साफ दिख रहा है कि तुमने मारिया हिल को गोली मारी है, और ऐसे में तुम ये कैसे साबित करोगे कि ये तुम नहीं कोई और है, इसलिए फ्यूरी तुम अपनी जॉब भूल जाओ। रोडी की सारी बातें सुनकर निक फ्यूरी उसके घर से निकल जाता है और बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है जहाँ पर टैलोस पहले से उसका वेट कर रहा था। टैलोस और फ्यूरी वहाँ से निकल जाते हैं और फिर रास्ते में ही उनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी जब रोडी से मिलने गया था तब उसने उसकी ड्रिंक में एक लिक्विड मिला दिया था और उस लिक्विड के अंदर बेसिकली एक ट्रैकर छुपा हुआ था, और इसीलिए अब रोडी जहाँ जहाँ भी जाएगा उसकी लोकेशन के बारे में निक फ्यूरी को पता चलता रहेगा। और ये बेसिकली फ्यूरी ने इसलिए किया है क्योंकि वो भी जानता है कि ये रोडी असली नहीं बल्कि एक स्क्रल है, और वो इसलिए क्योंकि असली रोडी फ्यूरी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि स्क्रल रोडी निक फ्यूरी के साथ कर रहा है। इसके अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने प्लेन से सीधा यूके के अंदर लैंड करते हैं और उनके प्लेन से बाहर निकलते ही रोडी प्रेसिडेंट को अटेंड करता है, फिर वो उनके साथ निकल जाता है। बट रास्ते में ही ये स्क्रल रोडी अपने लीडर ग्राविक को इन्फॉर्म कर देता है कि रास्ता साफ है और वो हमला करने आ सकता है। इसके ठीक बाद ही ग्राविक अपनी स्क्रल टीम के साथ मिलकर एक फाइटिंग हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और सीधा यूएस के प्रेसिडेंट की टीम के ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके सारी गाड़ियों को उड़ा देता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि फ्यूरी और टैलोस भी रोडी को ट्रेस करते करते प्रेसिडेंट की जान बचाने पहुंच जाते हैं, और इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड निक फ्यूरी एंड टैलोस और ग्राविक की स्क्रल टीम ये तीनों ही आपस में फाइट करने लगती हैं। और यहीं पर इन सब के बीच काफी खतरनाक फाइट छिड़ जाती है। इस फाइटिंग सीन के अंदर निक फ्यूरी और प्रेसिडेंट के सोल्जर ग्राविक के ऊपर बुलेट फायर करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ग्राविक को उन बुलेट से कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक सुपर स्क्रल बन चुका है। लेकिन इस लंबी फाइट के बाद किसी तरह से प्रेसिडेंट को बचा लिया जाता है, बट यहीं पर ग्राविक टैलोस से गुस्सा होकर उसके ऊपर गोली चला देता है, और क्योंकि गाया का फादर टैलोस एक नॉर्मल स्क्रल होता है इसीलिए ग्राविक की गोली लगते ही उसकी जान चली जाती है और टैलोस मर जाता है। और टैलोस के मरने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।